हेलो फ्रेंड्स। आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था को स्टार्ट कर रहे हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के जो द्वारा एग्जाम आयोजित किया जाता है उसमें आपको काफी महत्वपूर्ण साबित होगी तथा राज्य के जो स्टेट पीसीएस एग्जाम होते हैं उसमें तथा एसएससी बैंकिंग रेलवे जहां भी भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें आपको बहुत फायदा होगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसके मुख्य विषयों को जान लेते हैं। वो मुख्य विषय के अंतर्गत राज्य व्यवस्था का परिचय अर्थात राज्य व्यवस्था क्या होती है तथा राज्य क्या होता है ना, स्टेट क्या होता है तथा संविधान संविधान निर्माण और लोकतंत्र क्या होता है, लोकतंत्र के प्रकार कितने होते हैं, शासन व्यवस्था कैसे संचालित होती है, ये सब हम राज्य व्यवस्था के अंतर्गत जानेंगे। ठीक है। फिर हम आएंगे अगले टॉपिक की तरफ। वो रहेगा भारतीय संविधान, जो भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था तथा संविधान सभा किस तरह से अस्तित्व में आई थी उसके बारे में जानेंगे। आपको पता होगा कि जब कैबिनेट मिशन, भारत में जब कैबिनेट मिशन आया था तो उसके अनुशंसा पर भारत में संविधान सभा का निर्माण हुआ था। किसका निर्माण हुआ था? संविधान सभा का निर्माण हुआ था, जिसके अगर शिल्पकार माने जाए, मतलब जो भारतीय संविधान निर्माण में प्रमुख भूमिका में रहे थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर रहे थे। भारतीय संविधान 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बनकर तैयार हो गया था। उस समय जब भारतीय संविधान बना था तो जब 395 अनुच्छेद है ना, 8 अनुसूची तथा 22 भाग में इसे विभाजित किया गया था। तो भारतीय संविधान का निर्माण इस तरह पूरी प्रक्रिया के तहत अब बनकर कब तैयार हुआ था? ये हुआ था 26 नवंबर 1949 को, है ना। और इसे पूर्ण रूप से लागू कब किया गया? इसे पूर्ण रूप से लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू किया गया था, जबकि भारत को आजादी 15 अगस्त 1947 को मिल गई। थर्ड हमारा रहेगा संविधान की प्रस्तावना, है ना। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, भारत के संविधान को एक तरह से दर्पण कह सकते हैं हम उसको, एक मार्गदर्शक की तरह कार्य करती है। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है इसको 42वें संविधान संशोधन के तहत, 42वें संविधान संशोधन के तहत जो 1976 में हुआ था, इसमें समाजवादी समाजवादी पंथ निरपेक्ष पंथ निरपेक्ष है ना, तथा प्रभुत्व संपन्न, है ना, ये शब्द इसमें जोड़े गए थे। कब जोड़े गए थे? 42वें संविधान संशोधन। फिर हम आगे देखेंगे संघ और उसके राज्य क्षेत्र। संघ और उसके राज्य क्षेत्र अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक वर्णित है। इसके अंतर्गत राज्यों का निर्माण कैसे होता है, राज्यों को विघटन कैसे होता है, किसी राज्य को केंद्र शासित प्रदेश में कैसे बदला जा सकता है, राज्य और किसी केंद्र शासित प्रदेश को एक राज्य का दर्जा देने, जो पूरी चीजें होती है वो संघ राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आती है। मतलब 1 से 4 आर्टिकल के अंतर्गत वो चीजें समाहित की जाती है। फिर हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट विषय आएगा नागरिकता। नागरिकता अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक वर्णित है। और भारत में एकल नागरिकता पाई जाती है ना, एकल नागरिकता पाई जाती है। जैसे अमेरिका में आपने देखा होगा वहां पे द्वैत नागरिकता पाई जाती है, अर्थात वहाँ राज्य का और देश का नागरिक अलग अलग माना जाता है। जैसे आप कैलिफोर्निया के नागरिक है तो आपको कैलिफोर्निया की नागरिकता होनी चाहिए और साथ में आपको संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की नागरिकता भी होनी चाहिए। भारत में आपको केवल भारत की नागरिकता होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा मौलिक अधिकार। मौलिक अगर नागरिकता के संबंध में देखें तो जो भारतीय संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया है, इसमें लगातार संशोधन होता रहता है। नागरिकता से संबंधित जो प्रावधान है वो इसमें परिवर्तित होते रहते हैं। कौन नागरिक कैसे, कोई अगर कोई विदेशी नागरिक भारत की नागरिकता लेना चाहता है तो वो किन नियमों के तहत ले सकता है, वो नागरिकता अधिनियम 1955 में वर्णित है। नेक्स्ट आता है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार भारत के संविधान में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक वर्णित है ना, 12 से लेकर 35 तक वर्णित है। और इसमें इसमें लोगों को जो अपने अधिकार है, भारत में जो लोगों को स्वतंत्रता, समानता, धर्म की स्वतंत्रता, जितने भी अधिकार मतलब भारतीय
संविधान सभा ने लोगों को दिए थे वो इसमें निहित थे। भारतीय संविधान की एक मुख्य विशेषता या आधारभूत सिद्धांत के रूप में मौलिक अधिकारों को देखा जाता है ना। इसमें आपको लिबर्टी मतलब जीने का अधिकार और संयमपूर्ण रहने का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अस्पृश्यता का जो अगर कोई एससी/एसटी के खिलाफ कोई अस्पृश्यता का मुद्दा आता है तो उससे संरक्षण का अधिकार प्रदान किया गया है। ठीक है, तो ये मौलिक अधिकार इसके अंतर्गत आते हैं। इसमें बहुत सारे केसेस भी चलते रहते हैं, उन सबका हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे। फिर आता है हमारा नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक वर्णित है ना। 36 से लेकर 51 तक वर्णित है। और राज्य के नीति निर्देशन तत्व पहले तो वाद योग्य नहीं है ना, वाद योग्य नहीं है कहने का तात्पर्य कि इनको कोर्ट में जाकर आप लागू नहीं करा सकते, जबकि मौलिक अधिकार वाद योग्य। अगर मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप कोर्ट में जा सकते हैं, परंतु नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है। परंतु आपको ये भी देखना होगा कि जो नीति निर्देशक तत्व है वो जो सरकार के बने रहने के लिए काफी महत्वपूर्ण है, सरकार के बने रहने के लिए काफी महत्वपूर्ण है। जैसे मैं बताऊं आपको, 73वां और 74वां जो संविधान संशोधन है वो पंचायतों और नगर निगम को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया को मजबूत बनाता है। इससे क्या होता है, लोगों में स्वशासन की समझ बढ़ती है और जो सरकार द्वारा नीतियों का निर्माण किया जाता है उसमें जन भागीदारी सशक्त होती है। इससे क्या हो गया, जो नीति निर्देशक तत्व का आर्टिकल 40 है, आर्टिकल 40 जो पंचायतों के गठन की बात करता है, उस बल को देखते हुए ये संवैधानिक संशोधन किए गए। इससे क्या हुआ कि लोगों ने समझा कि जो नीति निर्देशक तत्वों में जो बातें लिखी है वो शासन का आधार है। जनता अगली सरकार को जब ही चुनेगी जब वो इन निर्देशक तत्वों को अपनाए। कोई सरकार इनको अच्छे से लागू करेगी तो लोग उस सरकार को चुनेंगे, नहीं तो उस सरकार को बाहर कर दिया जाएगा। तो कहने का तात्पर्य है कि ये वाद योग्य भले ही नहीं हो, लेकिन किसी सरकार के बने रहने के लिए एक बहुत मजबूत आधार के रूप में कार्य करते हैं। फिर हम पढ़ेंगे संघ की कार्यपालिका। संघ की कार्यपालिका में आप देखेंगे राष्ट्रपति की पूरी प्रोसेस देखेंगे, चुनाव कैसे होता है, कैसे हटाया जाता है, राष्ट्रपति की शक्तियां कौन कौन सी होती है, प्रशासनिक शक्तियां, न्यायिक शक्तियां, क्षमादान की शक्तियां, है ना, विधायी शक्तियां, है ना। ये पूरा इसमें आपको कार्यपालिका के अंतर्गत देखने को मिलेगा। इसमें संघ की कार्यपालिका पूरी आ जाएगी, जिसमें प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद भी आ जाएगी। महान्यायवादी आर्टिकल 76 के अंतर्गत भी संघ की कार्यपालिका का हिस्सा होता है। नेक्स्ट है हमारा संघ की विधायिका। संघ की विधायिका में हम देखेंगे लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा की जो भी पूरी कार्य प्रणाली है, कैसे बिल बनता है, बिल मेकिंग प्रोसेस क्या होती है, वित्त विधेयक क्या होता है, धन विधेयक क्या होता है, संविधान संशोधन विधेयक क्या होता है, साधारण विधेयक क्या होता है, कैसे बिल पास होता है। बहुत सारे जो संविधान बिल मेकिंग के तहत जो घटक तत्व होते हैं, जैसे स्थगन प्रस्ताव क्या होता है, निंदा प्रस्ताव क्या होता है, इनके बारे में हम संघ की विधायिका के अंतर्गत देखेंगे। राज्य की कार्यपालिका, जो केंद्र की कार्यपालिका है, जैसे राज्यपाल, राज्य की राज्यपालिका में कौन आ जाएगा, राज्यपाल। केंद्र में इसी के समकक्ष कौन, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति यहाँ पे आप देखेंगे अगर राष्ट्रपति के समकक्ष में तो संघ सरकार आ जाती है, तो यहाँ पे राज्य सरकार आ जाएगी, है ना। तो ये चीजें हम राज्य के स्तर पर देखेंगे, जैसे केंद्र के स्तर पर रहती है वैसे ही हम राज्य के स्तर पर इनको देखेंगे। नेक्स्ट आता है राज्य की विधायिका। राज्य की विधायिका में हम देखेंगे राज्य विधानसभा, विधानसभा और विधान परिषद। विधान परिषद हर राज्य में नहीं होती है, इसको अनुच्छेद 169 के तहत राज्य के अनुशंसा पर जो संसद है वो साधारण बहुमत से सृजित कर सकती है। साधारण बहुमत से संसद राज्य की विधानसभा की अनुशंसा पर विधान परिषद को सृजित कर सकती है। ठीक है, तो हम राज्य की विधायिका को देखेंगे, विधान सभा को देखेंगे और जहां जहां पे विधान परिषद है उसको भी हम देखेंगे। नेक्स्ट आता है न्यायपालिका। न्यायपालिका एक बहुत बड़ा टॉपिक है। न्यायपालिका में हम देखेंगे सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय, इसकी कार्यप्रणाली देखेंगे, इसके अधिकारिता के क्षेत्र देखेंगे।
सर्वोच्च न्यायालय के जजों की नियुक्ति कैसे होती है वो देखेंगे, सर्वोच्च न्यायालय के जजों को कैसे हटाया जाता है वो देखेंगे, सर्वोच्च न्यायालय किन मामलों में सरकार को मतलब संसद को सलाह दे सकता है और किन मामलों में सरकार को सलाह देना बाध्यकारी होता है, उन चीजों को देखेंगे। सर्वोच्च न्यायालय का महत्व क्या है भारत में, है ना, किस तरह से न्यायालय भारत में जो लोगों के अधिकारों को बचाए रखने में मदद करता है, तो वो सब चीजों को हम इसमें देखेंगे सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत। फिर हम देखेंगे उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय राज्यों में न्याय प्रदान करने में काफी सशक्त भूमिका निभाते हैं, है ना, और राज्यों में जो विभिन्न सिविल और क्रिमिनल मुद्दे फाइल किए जाते हैं उनको निपटारे में भी काफी मदद करती है, उनको देखेंगे। फिर इनके नीचे जिला न्यायालय आते हैं। जिला न्यायालय आते हैं, उनको भी हम देखेंगे कि इनकी क्या कार्य प्रणाली है, कैसे इनका अधीक्षण उच्च न्यायालय करते हैं, ठीक है, ये पूरी इन प्रोसेस के अंतर्गत जानेंगे। भारत में एक बात मैं ये बता दूं, भारत में एकीकृत न्यायपालिका अपनाई गई है। कौन सी अपनाई गई है? एकीकृत न्यायपालिका अपनाई गई है। अर्थात यहाँ से जिला न्यायालय से अगर कोई व्यक्ति असंतुष्ट है तो वो उच्च न्यायालय जा सकता है। उच्च न्यायालय के निर्णयों से अगर कोई व्यक्ति असंतुष्ट है या किसी तरह के मुद्दे से फंसे हुए हैं, तो आर्टिकल अनुच्छेद 136 के तहत वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। अर्थात आपको यहाँ पे भारत में सर्वोच्च न्यायालय तक जाने की अनुमति प्रदान है। परंतु आप जैसे अमेरिका वगैरह में देखेंगे तो वहाँ राज्य में दीवानी और क्रिमिनल मामलों में राज्य के कोर्ट अंतिम कोर्ट होते हैं और वहाँ पे न्यायालय राज्य के कोर्ट ही सुनाते हैं, ठीक। तो यहाँ पे भारत में क्रिमिनल और सिविल मामलों में आप सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं, परंतु स्टेट्स में जो अमेरिका वगैरह में जो स्टेट के कोर्ट होते हैं वो अंतिम कोर्ट माने जाते हैं। स्थानीय स्वशासन के बारे में देखेंगे। स्थानीय स्वशासन जो अभी मैं बता रहा था 73वें और 74वें संविधान संशोधन के तहत पंचायतें और नगर निगम का गठन किया गया है। इससे क्या लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को बढ़ावा मिल रहा है और भारत के विकास में जन जन भागीदारी को बढ़ावा मिल रहा है। आपने देखा होगा मनरेगा, मनरेगा में पंचायतों की विशेष भूमिका देखी जाती है ना। इससे क्या वो सामाजिक अक्षन अंकेक्षण सामाजिक अंकेक्षण भी कराया जा रहा है, सोशल ऑडिट जिसे जिसे हम कहते हैं वो कराया जा रहा है। और स्थानीय स्वशासन में महिलाओं को एक तिहाई भागीदारी कंपलसरी की गई है। अर्थात मतलब जितनी भी सीटें होती है उनमें से एक तिहाई सीटें महिलाओं को देना अनिवार्य बनाया गया है। जबकि अगर हम देखें तो लोकतांत्रिक भारत में जो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली का वो तीसरा स्तर है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय शासन। जबकि सेंट्रल और स्टेट में ऐसा कोई आरक्षण का भी प्रावधान नहीं है कि महिलाओं को एक तिहाई सीटें प्रदान की जाए। हाल ही में एक नारी सशक्तिकरण विधेयक पारित हुआ है, वो अभी लागू नहीं हुआ है, परंतु ये लागू हो चुका है कि स्थानीय स्वशासन में एक तिहाई महिलाओं को सीटें देना अनिवार्य बनाया गया है। ये महिला सशक्तिकरण का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। परंतु वास्तव में आपने देखा होगा कि जो पंचायत स्तर पर जो महिला पंचायत होती है उनका नेतृत्व तो पुरुष के द्वारा किया जाता है ना। तो ग्राम प्रधान में पितृतंत्रात्मक शक्ति का अभी भी प्रचलन है, हमको इसको समाप्त करने की दिशा में कदम उठाने की जरूरत है। फिर हम देखेंगे संघ और राज्य के संबंध। संघ और राज्य के संबंध किन संदर्भों में देखेंगे? प्रशासनिक संबंध देखेंगे और वित्तीय संबंध देखेंगे। वित्तीय संबंध के अंतर्गत काफी चीजें देखेंगे, जिसके अंतर्गत जीएसटी वगैरह हो गया, किस तरह से माल जो उत्पाद बनते हैं उनका कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है जीएसटी के अंतर्गत, वो पूरी चीजें हम इसमें देखेंगे। प्रशासनिक संबंध भी देखेंगे। जम्मू और कश्मीर के बारे में पढ़ेंगे। जम्मू और कश्मीर को 2019 में एक विशेष अनुबंध था इसके संबंध में, आर्टिकल 370 इसको समाप्त कर दिया गया है और अब जम्मू और कश्मीर भारत के अन्य राज्यों की तरह एक राज्य एक मतलब एक यूनियन टेरिटरी हो गया है। अब तो इसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है, तो मतलब पूरी तरह से इसमें प्रावधान हो गए। पहले जम्मू कश्मीर के संबंध में विशेष उपबंध थे, जैसे वहां पे कोई जमीन नहीं खरीद सकता था, है ना। तो इस तरह के बहुत सारे प्रोविजंस थे। मैं इसको जम्मू कश्मीर में पढ़ाऊंगा पूरी चीजें, क्या क्या प्रोविजंस थे, किस तरह का चेंजेस आया 2019 के बाद। हाल ही में जम्मू कश्मीर को मतलब एक चुनाव भी हुए जिसमें पीडीपी की सरकार विजयी हुई है और वहां पे जो मुख्यमंत्री ने शपथ ली वो भारतीय संविधान के अनुसार ली है। तो ये काफी अच्छी अच्छी पहल है। और किस तरह से इसमें बदलाव हो रहा है जम्मू कश्मीर की भू राजनीतिक परिदृश्य को हम जानने का प्रयास करेंगे।
फिर हम देखेंगे संवैधानिक और गैर संवैधानिक संस्थाएं। संवैधानिक संस्थाओं के अंतर्गत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग, अनुसूचित जाति आयोग को हम देखेंगे। ठीक है, तो संवैधानिक आयोग पूरे इसमें देखेंगे। संवैधानिक आयोग में और भी जैसे वो कौन से आयोग, राष्ट्र निर्वाचन आयोग इसी के अंतर्गत आएगा। वित्त आयोग संवैधानिक आयोग के अंतर्गत आएंगे। गैर संवैधानिक संस्थाएं भी हम इसी के अंतर्गत देखेंगे, जिसके अंतर्गत हम देखें तो वैधानिक संस्थाएं आ जाएंगी। वैधानिक संस्थाओं में देखें तो राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, ये अल्पसंख्यक आयोग, ये चीजें हम इसमें देखेंगे। और इसी के अंतर्गत नीति आयोग, है ना, नीति आयोग भी आएगा, है ना, जो संवैधानिक संस्था है ना, है ना, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल सर्विस कहलाती है। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल संस्थाएं जो कहलाती है वो संवैधानिक संस्थाएं होती है। इसके अंतर्गत नीति आयोग आता है। नीति आयोग का गठन कब किया गया है? जब योजना आयोग का विघटन कर दिया गया। योजना आयोग, इसके नीति आयोग के पहले योजना आयोग चलता था, तो योजना आयोग का विघटन करके नीति आयोग का गठन किया गया है। ये भारत में एक थिंक टैंक की तरह भी कार्य करता है। थिंक टैंक की तरह कार्य करता है, अर्थात नीति निर्माण और नीतियों के चिंतन मनन और किस तरह की नीतियां बनाई जानी चाहिए और देश के विकास में किस तरह की भागीदारी को बढ़ावा दिया जाना चाहिए उसको बताता है। फिर आता है अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र, जो भारत में 5वीं और 6ठी अनुसूची के तहत जो भी चीजें बताई गई हैं वो हम अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्रों के अंतर्गत पढ़ेंगे। क्योंकि भारत में जो SC ST है वो एक अच्छी जनसंख्या है, मतलब 15% के लगभग ये पूरे क्षेत्रफल भारत की कुल जनसंख्या का 15 से 20% अनुसूचित और जाति और जनजातियां निवास करती है। तो उनके संरक्षण को लेकर, भारतीय संस्कृति को बचाए रखने के लिए हमें उनका संरक्षण करना अनिवार्य है। लास्ट में हम देखेंगे विश्व के प्रमुख संविधान। इसके अंतर्गत हम देखेंगे सबसे पहले अमेरिका का संविधान, वहाँ की संविधान के अंतर्गत किस तरह की प्रक्रिया है और वहाँ में सदन की क्या व्यवस्था है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, वहाँ पे अध्यक्षीय शासन व्यवस्था है, तो किस तरह से वहाँ पे कार्य होता है। उसके अलावा हम ब्रिटेन का संविधान भी पढ़ेंगे। ब्रिटेन के संविधान से भारत ने मतलब किस तरह से लिया और वहाँ पे किस तरह का शासन होता है, और भारत के संविधान से भी तुलना करते हुए आगे हम चलेंगे। इसमें अन्य फ्रांस का संविधान भी हम देख लेंगे। फ्रांस का संविधान और भारत के संविधान में किस तरह से अंतर है, फ्रांस में किस तरह की शासन प्रणाली है, और और अन्य भी जैसे छोटे मोटे देशों के देख लेंगे जहाँ पे संवैधानिक व्यवस्थाएं अच्छे से चल रही हैं, उन चीज़ों को हम देखेंगे। ठीक है, इसके साथ पूरा हम कंक्लूड कर देंगे। इसमें लगभग आपके पॉलिटी के पूरे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। ठीक है, अगले वाले वीडियो में हम इससे स्टार्ट करेंगे, राज्य व्यवस्था से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।